हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, साथ में यूपीपीसीएस, प्री कम मेंस और अन्य स्टेट के पीसीएस जहां प्री कम मेंस के एग्ज़ाम हैं, तो आप देखेंगे प्री में जो पीटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में जीएस में, और आप देखेंगे मेंस में जो डिस्क्रिप्टिव है जीएस पेपर 2, खासकर यूपीएससी सीएससी का जीएस का पेपर 2 मेंस का, और साथ में यूपीपीसीएस का जो जीएस के मेंस का पेपर 2 है वो नियर अबाउट आपको एनसीईआरटी के जो पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत जो 6 से 12 किताबें हैं नियर अबाउट फुलफिल होता है सिलेबस। तो आप देखेंगे इसमें आपको ठीक जैसे इन पॉलिटी, इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटी के साथ आप कुछ सैद्धांतिक चीज़ें जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, साथ में आप देखेंगे सोशल जस्टिस, कुछ ई गवर्नेंस और फोर्थ पेपर के कुछ एप्लीकेशन आपको साथ में मिलते जाएंगे। जैसे जैसे आप क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फोर्थ पेपर के भी दिखेंगे, सैद्धांतिक और आइडियोलॉजी बेस, जहाँ जो फोर्थ पेपर आपकी समझ बेस पर आधारित है वो आपकी समझ इन्हीं सभी सब्जेक्टों से तैयार होगी। तो देख सकते हैं साथ में एक वीडियो आप देखेंगे कि वनडे एग्जाम की श्रृंखलाएं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, वनडे, जहां जीएस का सिलेबस जो छोटे छोटे क्वेश्चन या पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं उनको आप देख सकते हैं जो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे खासकर। तो आप देखेंगे इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है आपके लिए। हम जो भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वह इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल इनका चैनल है। आप इनके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ दें। तो देख सकते हैं हम बात कर रहे थे क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है चैप्टर 6, क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। आप इसे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे इसे, तो हम देख रहे हैं इसे देखते हुए आप इसे देखेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक है। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 6 है। इस चैप्टर 6 में आप देख सकते हैं कि भाग 2 या पार्ट 1 पार्ट 2 की बात हो रही है। आप इसे देखेंगे। हम लोग इसके पहले पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, किसके, लोकतांत्रिक अधिकार, जो चैप्टर का नाम है क्लास 9 की पाठ्य पुस्तक, और लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। हम लोग इस चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम इसके पहले पार्ट पे चर्चा कर चुके हैं। तो आप इसे ये देखिए, ये मुख्य पृष्ठ है और साथ में आप देखेंगे ये लोकतांत्रिक अधिकार चैप्टर 6 के नाम से आपको नई एनसीईआरटी आप जाएंगे, जो एनसीईआरटी की साइट पे भारत सरकार की, तो ये चैप्टर आपको 5 दिखेगा, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर आपको 6 के रूप में दिखेगा। साथ में हम देखेंगे इस संदर्भ में लोकतांत्रिक अधिकारों में, तो देख सकते हैं ये चैप्टर 6 हमने आपको कहा अगर यही आप जाएंगे तो आपको एक चैप्टर वहाँ कम दिखेगा, तो आपको यही 5 दिखेगा, जबकि आप 6 देख सकते हैं। तो हम भारत की उद्देशिका की हम इसको लगभग हर वीडियो में आपको डिस्कस कर चुके हैं। अब इसकी आप देख लीजिए, पिछले वीडियो में हम इसे या इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप देखेंगे इस संदर्भ में हम पहले पार्ट में अगर बात करें तो आप देखेंगे पार्ट 2 में तो 5.2 के तहत आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लोकतंत्र में अधिकार। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र में अधिकार की मांग बात करें कि जिन देशों में लोकतंत्र है, आप कह सकते हैं कि जिन देशों में लोकतंत्र है या भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली या होने के नाते आप देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से कि हमारी मांगें आप अलग अलग डिमांड कर सकते हैं, कोई धर्म के आधार पर, कोई मांग के आधार पर, लेकिन आप देखेंगे लोकतंत्र को एक मुट्ठी के रूप में दिखाया गया है कि ये 5 उंगली एक साथ बंद होगी तभी क्या होगा, लोकतंत्र आपका मजबूत होगा। आप लोकतंत्र में क्या होगा, अपनी मांगों को बाखूबी तरीके से रख सकते हैं सरकार के सामने,
तो चलिए हम बात करेंगे अब क्या, हम लोकतंत्र में अधिकारों की बात करें तो हम सबसे पहले जिन उदाहरणों का क्या, पिछले उदाहरण जो हमने जिक्र किए थे कौन से, गुआंतानामो बे की कैदियों के बारे में आपको बताया था, क्या बात वास्तव में वहाँ लोकतंत्र था या वहाँ के लोगों के अधिकार थे। हमने सऊदी अरब के बारे में औरतों और कोसोवो में अल्बानियाई लोगों के जो क्या हुआ था नरसंहार, उनके बारे में पढ़ा हुआ था कि क्या वहाँ लोकतंत्र के तहत लोगों को अधिकार मिले थे, लोगों के अधिकारों का हनन हुआ या लोगों को अधिकारों को ठीक है छीनकर उनका क्या हुआ, उनके साथ नरसंहार हुआ। भारत में आप देख सकते हैं ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। तो 1984 सिख दंगा और 2002 में आप देखेंगे कौन से, गुजरात दंगों के संदर्भ में, जहां क्या है मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, जहां लोकतंत्र में अधिकार क्या हुआ, लोकतंत्र में अधिकारों का हनन हुआ दिखाया गया है। शिकार हुए लोगों के बारे में आप सोचिए, क्या वास्तव में उनके लोकतंत्र में अधिकार थे, अगर उनके अधिकार थे तो उनके साथ ये घटनाएं क्यों घटी। या आप देख सकते हैं इस संदर्भ में, हम भारत में अगर बात करें अधिकारों के संदर्भ में तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट के संदर्भ में कुछ अधिकार हमने आपको बताया, लोकतंत्र होने के नाते कुछ अधिकार आपको जन्म के साथ मिल जाते हैं, कुछ आपको संविधान या आप लोकतांत्रिक हिस्सा हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली के हिस्सा हैं तो आपको अपनी बात कहने का हक है। तो देख सकते हैं संविधान के तहत, कानून के तहत आप देखें कुछ अधिकार आपको मिले हुए होते हैं। तो जन्म से तो हम बात करेंगे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप अलग अलग देख सकते हैं इनको। तो हम यहाँ से बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी की बात है, दूसरा राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आप रेमेडीज की बात करेंगे और राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करेंगे, देखिए रिलीजन भी है, और कल्चर एंड एजुकेशनल राइट की बात करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब आप जाएंगे इन अधिकारों के, अगर आपके इन अधिकारों के जाएंगे, आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके खिलाफ कहाँ जाएंगे, आर्टिकल 32 में जाएं, आपको कह सकते हैं हनन हो रहा है। तो हम इसके आगे अगर चर्चा करें तो देख सकते हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे लोकतंत्र के अधिकारों के साथ, चाहेंगे कैसी व्यवस्था चाहेंगे, क्या आप स्वयं से इसे देख सकते हैं कि अगर आप लोकतंत्र में हैं, भारत को ही लें तो भारत के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं तो हम, क्योंकि हम लोग भारत में रह रहे हैं और जो किताब है वो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को खासकर ध्यान में रखकर लिखी गई है, कुछ अन्य देशों से इसकी तुलना की गई है। तो आप देखेंगे क्या हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल हो, मतलब हम व्यवस्था का मतलब हम ऐसी सरकार, ऐसे संविधान, ऐसे कानून बनाना चाहेंगे, ठीक है, ऐसे संविधान, सरकार और कानून कह सकते हैं बनाना चाहेंगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल हो, समान अवसर की ज़रूरत हो, जैसे आप यह चाह सकते हैं बिना उचित कारण और सूचना को किसी को गिरफ्तारी ना की जाए। हम सभी चीज़ों की चर्चा भारत सरकार या भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के तहत कर रहे हैं। ये सिर्फ देखिए सिर्फ शब्दों का फेर है। तो आप देखेंगे लोगों की सुरक्षा की बात है, लोगों के सम्मान की बात है, समान अवसर की बात है, और ये बिना उचित कर आप बताए किसी को गिरफ्तार करने की बात, तो आपको मूल अधिकार मिला हुआ है। अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो अपना पक्ष रखने और अपने निर्दोष साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेंगे। ये क्या है, आपके फंडामेंटल राइट हैं। आप देखेंगे ये सभी आपको एक तरीके से मूलाधिकार हैं। हम आगे बात करें, अगर इन सब बातों पर अगर कहें, जोर देकर कह दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागजों में ही नहीं ना रहे, ठीक है। आप देखेंगे कि ये सिर्फ जो हमने संविधान लिखा है, ऐसा ना हो कि संविधान सिर्फ कागजों में लिखते रह जाए, इस पर कोई कानून ना बने या इस पर कोई क्या हुआ एक्शन ना हो, एग्जीक्यूशन ना हो। और आप देखेंगे जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, अंग्रेज़ों के बाद भारत का संविधान बना, स्वतंत्र हुआ देश, जब संविधान बना तो पता लगा स्वतंत्रता से पहले वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है। तो हम देख सकते हैं उन सब पर भी अमल हो, कैसा, जैसे जो स्वतंत्रता से पहले जो कानून थे उल्लंघनीय थे। आप देखेंगे आर्टिकल किसमें
जो है भारतीय संविधान की परिभाषा वो कह रहे हैं आर्टिकल 12 में दी गई है। आप देखेंगे मूल अधिकारों के संदर्भ में तो हम उनकी चर्चा वहाँ करेंगे, तो उन पर अमल भी हो, जो लोग ऐसा ना करें उन्हें सज़ा भी मिले। आप देखेंगे भारतीय संविधान के तहत जो लोग कानून के तहत जो कानून या संविधान का उल्लंघन करते हैं उन्हें आप देखेंगे संविधान के तहत क्या सज़ा मिली है, अलग अलग लाभ बने हुए हैं। तो कहें आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर और गरीब, ताकतवर या कमज़ोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। आप देखेंगे सभी चीज़ों की बात हम कह चुके हैं कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ऐसी हमारी व्यवस्था है। तो आप देखेंगे हर किसी को इन न्यूनतम चीज़ों की गारंटी, मतलब आप डीपीएसपी की तरफ बढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के, तो न्यूनतम बातों की गारंटी होगी। अमीर गरीब, ताकतवर कमज़ोर, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, हर किसी को न्यूनतम चीज़ों की गारंटी होगी। ऐसा हमारे भारतीय संविधान के तहत आप देखेंगे अगर तो वेलफेयर स्टेट के रूप में भारतीय संविधान में डीपीएसपी की जो संकल्पना है आर्टिकल्स में, तो आप देखेंगे उस आर्टिकलों में आप इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन जो समय समय पर सरकारें क्या करती हैं, कानून बनाती हैं और आपके लिए क्या है, नए नए कानून बना कर आपको नई नई पॉलिसी के तहत आपको सहायता या कल्याण करती हैं आपका। तो आप देखेंगे अधिकारों की सोच के पीछे भी यही भावना है। तो अधिकार भी देखिए आप अधिकार हैं जहाँ, क्योंकि कल्याण तो एक दूसरे से बंधे हुए, हमने आपको पिछले भी चीज़ बताए थे। अधिकार स्वतंत्रता, समानता, न्याय हैं, तो अधिकार हैं तो ड्यूटीज़ भी हैं। आप देखेंगे ठीक है, कुछ कर्तव्य भी हैं, समानता भी है और क्या होगा, कर्तव्य भी हैं। आप देखेंगे ये सभी चीज़ों को क्या है, मिला जुला रूप है। आप इन्हें देखेंगे तो हम आपको एक इमेजिनेशन करें कि अधिकार क्या हैं, क्वेश्चन है आपसे, तो आपको एक हाइपोथेटिकल है, आपसे पूछ दिया जाए कि अधिकार क्या हैं, तो आप देखेंगे आपका नज़र कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक, आप इन्हें देख सकते हैं। आप इन्हें कहें पीसफुल फाइट फॉर इक्वल राइट। अगर हम बात करें कि अधिकार क्या हैं, तो अधिकारों के बारे में आप देख सकते हैं कि अधिकारों की मांग आप कर सकते हैं इक्वल राइट के लिए। पीसफुल होना चाहिए जो भी अपनी बात कहें। तो अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों और समाज और अपनी सरकार से दावा है। तो आप देखेंगे कि अधिकार आपसे पूछा जाए अधिकार क्या हैं, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपनी समाज और अपनी सरकार से क्या है, दावा है। वो दावा करते हैं कि हमें ये अधिकार चाहिए। तो किन किन लोगों से, अपने लोगों का मतलब है कि अपने जो उनके परिवार के लोग हैं, अपने आसपास के लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं। समाज का मतलब यहाँ क्या है, वर्ग या जाति से नहीं है, पूरे समाज से है कि इक्वलता की बात कह रहे हैं हम यहाँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर वर्ग, जाति, धर्म, समाज, संस्कृति के लोग इसमें शामिल हैं और अपनी सरकार से दावा। तो आप देखेंगे सरकार से जब दावा करते हैं तो क्या है, अधिकार एक तरीके से आपके क्या है, राज्य के विरुद्ध क्या है, लोगों को नकारात्मक, यहाँ लिखेंगे नकारात्मक अधिकार हैं। आप देखेंगे राज्य के विरुद्ध नकारात्मक अधिकार हैं जो क्या है, लोगों को मिले हुए हैं ये अधिकार। आप इन्हें देख सकते हैं और हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। तो आप देखेंगे आप खुशी से, बिना डर और भय के ये अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। मतलब है जब आप अपने को अपमानजनक नहीं करना चाहते तो आप दूसरे को भी क्या है, अपमान नहीं करना चाहेंगे। अगर आप स्वयं बचना चाहते हैं तो आप दूसरे का भी अपमान नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे यही ड्यूटीज भी हैं आपको अधिकारों के साथ साथ। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिसमें हमें कोई नुकसान ना हो,
कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार हमारे व्यवहार से हमें किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। देख रहे आपको वही बात की गई है कि एक तरफ आपको राइट मिले हुए हैं, ठीक, एक तरफ आपको ड्यूटीज भी मिली हैं, दूसरी तरफ आपको देखेंगे इक्वलिटी भी चाहिए, ठीक, इक्वालिटी भी चाहिए। तो आप देखेंगे तीनों का आप ट्रायंगल कहीं ना कहीं घूम रहा है, आपसे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आगे हम कहें आप ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दें। मतलब जब एक अधिकारों की बात करते हैं वो अधिकार समाज या राज्य के सभी लोगों के लिए बराबर की मांग करते हैं, वो सभी लोगों को वो अधिकार मिले हुए हैं। इसीलिए आप देखेंगे वो कोई भी एक अधिकार जो भारतीय संविधान में लिखे गए हैं वो अधिकार भारत के हर नागरिक को मिला है। कुछ अधिकार आप देखेंगे भारत के बाहर विदेशी व्यक्तियों को भी मिले हैं, हालांकि सभी अधिकार नहीं मिले हुए हैं, लेकिन कुछ अधिकार मिले हुए हैं जो आप देखेंगे नुकसान उन्हें ना पहुंचाए। हम जो दावा करते हैं वो तार्किक होने चाहिए। मतलब आप कोई ऐसे अधिकारों की बात कर रहे हैं कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। तार्किक का मतलब जैसे आपसे कहें कि हमें भोजन का अधिकार है, तो आप देखेंगे हमें शिक्षित होने का अधिकार है, तो ये तार्किक है। आपको कोई भी शिक्षा देने से या शिक्षा लेने से रोक नहीं सकता। आपको कोई भोजन अगर नहीं मिल रहा है तो आप देखेंगे क्या है, भोजन आपको मिलना आपका कानूनी राइट है भोजन को लिए रहे, तो ठीक है, आप देख सकते हैं खाद्यान्न के रूप में। तो आप ऐसे हाँ होना चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो, ठीक है। तो आप देखेंगे इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार क्या होगा, इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें। तो हमने कहा कि जो अधिकार आपको मिले हुए हैं भारतीय संविधान में, उन्हीं अधिकारों में आप देखेंगे क्या है, अधिकारों में छिपे हुआ कर्तव्य भी है। क्योंकि जो अधिकार आप अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं वही अधिकार आप क्या है दूसरों के लिए भी हैं। तो एक तरीके से क्या है, संतुलन है, मतलब स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वच्छंदता खत्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इन अधिकारों के संदर्भ में कि जहां अधिकार आपको मिले हुए हैं भारतीय संविधान के तहत, जिन्हें हम मूल अधिकार कह सकते हैं, इन्हीं अधिकारों में छिपे हुए हिडन रूप से क्या है, आपसे कर्तव्यों की भी मांग करता है कि जो अधिकार आपको मिले वही दूसरे को भी मिले हैं। तो आप अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरे के भी अधिकारों का क्या है, सम्मान करें। तो इसे आप देख सकते हैं कर्तव्य किस संदर्भ में कि ये आपका कर्तव्य है। आप और भारतीय संविधान में कर्तव्यों की अलग से भी चर्चा की गई है। आप देखेंगे चुनी हुई सरकारों द्वारा अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ना करने और इन अधिकारों पर हमला करने के उदाहरण कौन कौन से हैं, आप देखेंगे सरकार ऐसा क्यों करती है। तो आप देखेंगे चुनी हुई सरकारें अपने अधिकारों की रक्षा ना करने, इन अधिकारों पर हमला करने के उदाहरण तो आप देखेंगे 1984 2000 के एग्जाम्पल। आने वाले समय में अगर राज्यों में जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट या दंगे आपको दिखेंगे। इसके साथ हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो आप इन फंडामेंटल राइट के संदर्भ में समझ सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन, हमने अभी बात की है कि आपको राइट है एजुकेशन पाने का, आपको समानता पाने का अधिकार है। आप देख सकते हैं मतलब एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक ये बैठा ले गए हैं, तो आप देखेंगे दोनों में क्या है, समानता का भाव है, दोनों में बैलेंस बना हुआ है। ये भारतीय संविधान के तहत बैलेंस है। आपको क्या है, न्याय मिलने की बात है तो आप देखेंगे आप न्याय मांग सकते हैं। आप क्या है, आप इस हथौड़े को क्या इसे बोलते हैं, जज साहब का हथौड़ा है ये, तो इसे खटखटा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप न्याय की मांग कर सकते हैं। ठीक, और साथ में आप क्या करेंगे, आप फ्रीडम स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं। आप स्वतंत्रता की मिसाल या मिसाल जला सकते हैं। आप जब स्वतंत्रता की मिसाल जलाते हैं तो जब अपने स्वतंत्रता की मांग कर रहे होते हैं तो आप दूसरों से जो स्वतंत्रता मांग रहे होते हैं तो अपनी स्वतंत्रता
के लिए दूसरों से स्वतंत्रता अपने लिए मांग रहे होते हैं तो दूसरों को स्वतंत्रता आप दे रहे होते हैं। तो आप देखेंगे एक तरीके से क्या है, एक तरफ आप स्वतंत्रता दूसरे से मांग रहे हैं तो आप एक तरफ दूसरे को स्वतंत्रता दे रहे होते हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता की क्या है, एक मिसाल है। मिसाल का मतलब है एक जलती हुई क्या है, मिसाल है जो आप जलाते हैं समाज में, क्या है, आप उजाला फैलाते हैं या सबको समान भाव से सबके प्रकाश, फ्रीडम कह सकते हैं। हम फ्रीडम टू रिलीजन की बात कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सभी धर्म के लोगों को, सभी धर्म के लोगों क्या है, समान माना गया है। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष समाजवाद देख सकते हैं, पंथ निरपेक्ष की संकल्पना पे है। भारतीय संविधान क्या है, सभी धर्मों का आदर मान करता है, लेकिन भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को, ठीक है, एक धर्म को नहीं माना गया है, तो अब सभी धर्मों को माना गया है। आप देखेंगे भारतीय संविधान के तहत हम देखेंगे, इसके आगे आप चर्चा करें तो देख सकते हैं हम कुछ दावे कर सकते हैं। दावे आप तभी कर रहे होंगे जब अपने कुछ अधिकार दूसरों को दिए होंगे कि हमने आपको ये अधिकार सौंप दिए। जैसे आप क्या है, आपने भारतीय संविधान में आप देखेंगे क्या है, भारतीय संविधान में क्या है, अपनी सामान्य इच्छा जब सौंप दी तो ये क्या है, अपनी संप्रभुता आपने सौंप दी। तो आप देखेंगे आप संविधान के तहत अपने क्या है, सभी लोग संविधान के तहत सभी अधिकार, ड्यूटीज, ठीक है, सभी अधिकारों और कर्तव्यों और समानता, न्याय, ठीक, सभी की मांग कर सकते हैं। किसी भी धर्म, वर्ग, जात के लोग, सभी लोगों की, मतलब पूरे भारत के लोग एक साथ कहेंगे। हम देखेंगे हम जब कुछ दावे कर दें, सिर्फ इतने भर से वह दावे अधिकार नहीं हो जाते हैं कि हमने दावा किया है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। जैसे बहुत से लोग आप देखेंगे, बहुत से आप राजनीतिक प्रेरित कुछ लोग दावे करते हैं कि हमारे अधिकार हैं। कुछ लोग आप देखेंगे इस अधिकारों को कानूनी रूप से कहते हैं कि हमें इन जातिवादी बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की संभावना क्या है, किसे संभावना या उसकी सम्मान को या उसकी संप्रभुता को चोट या भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें धर्म के तहत ये बात अपनी कहने का अधिकार है। तो आप देखेंगे कुछ ऐसी बातें होती हैं कि इससे उस पूरे समाज को भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। मतलब जो अधिकार का आप मांग रहे हैं वो अधिकार हमने आपको जैसा बताया कि उसे समाज का मतलब है हर वर्ग, जाति, धर्म और संस्कृति के लोगों को मिलकर जो समाज बनता है, भारतीय समाज कहेंगे या भारतीय संविधान कहेंगे, तो से भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। क्योंकि भारतीय संविधान भारतीय लोगों से बना है, तो इसी समाज की संकल्पना से आप स्वीकृति मिलनी चाहिए जिसमें हम रहते हैं। हम देखेंगे हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। तो आप देखेंगे समाजों में भी, आप देखेंगे भारतीय समाज में अलग अलग समाजों में जाएंगे तो आप वहाँ भी अपने आचरण को व्यवस्थित करने के क्या है, वहाँ कुछ कायदे कानून होंगे समाज को आचरण के लिए। जैसे समाज में महिला और पुरुष हैं तो अपने कायदे कानून के लिए क्या है, एक महिला भारतीय समाज में क्या है, अगर पल्लू नहीं खींचेगी तो क्या है, कायदे का आचरण नहीं, उसका आचरण सही नहीं है या उसके कायदे कानून अच्छे नहीं हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, और आचरण व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है। यह कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है। ठीक है, आप कायदे कानून की बात करेंगे क्योंकि ये समाज ने बनाए हैं, हमें बताते हैं क्या सही है, आप देखेंगे। लेकिन हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आचरण की बात। आप आचरण किसी समाज में रह रहे हैं, उस समाज में आप अन्य लोगों, अन्य धर्मों, अन्य जाति और समाज के अन्य संस्कृतीय लोगों के प्रति आप आचरण
और व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाते हैं। यही कायदे कानून इस संस्कृति में आप महिलाओं को भी जोड़ सकते हैं, हमने आपको बताया। और ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि कायदे कानून समाज के लोगों ने बनाए हैं। हम अगर बात करें खाप पंचायत की, ठीक है, अब बात करेंगे हम खाप पंचायत की, तो खाप पंचायत के देखेंगे इनके समाज ने कुछ कायदे कानून बनाए हैं। ठीक है, इनके कायदे कानून देख सकते हैं। ठीक, इनके कायदे कानून हैं, इनके समाज के लोगों ने बनाए हैं कि हम क्या सही है क्या गलत है, वो भारतीय संविधान की शायद संभावना या भावना को ध्यान में नहीं रखा गया। अगर रखा भी है तो वो कहते हैं कि हमारे समाज के लिए ये मान्य नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को उस समाज से कहते हैं हम इस यहाँ पे अपनी बात भारतीय संविधान से परे हैं या ऊपर हैं। तो आप देख सकते हैं कभी कभी यहाँ छुटपुट घटनाएं होती हैं। क्या गलत है, आप देखेंगे समाज जिस चीज़ को सही मानता है सबके अधिकार, ठीक है, समाज जिस चीज़ को सही मानता है सबके अधिकार लायक मानता है। ठीक है, आप देखेंगे, लेकिन हम कहेंगे कि क्या गलत के रूप में, तो समाज जिस चीज़ को सही मान ले वही सबके लिए क्या है, सबके अधिकार लायक हैं, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके सैद्धांतिक रूप में तो देख सकते हैं कि ये अधिकार कायदे कानून हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत, लेकिन समाज जिस चीज़ को सही मानता है और सबके लायक मानता है वही हमारे लिए भी हैं। ठीक है, जो समाज में सभी लोगों के लिए हैं वही हमारे लिए भी हैं, ऐसा आपका समाज में देखने को मिलता है। आगे हम बात करें, इसीलिए आप देखेंगे कि समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा बदलती रहती है। ठीक, आप जाएंगे तो समय और के साफ साफ आप देखेंगे भारत के जितने भी राज्य हैं, तो आप देखेंगे राज्य जितने राज्यों में जाएंगे तो उन राज्यों के साथ क्या समय के साथ, उन राज्यों में समय के साथ मतलब पहले वहाँ कुछ और स्थित रही होगी, अब कुछ और स्थित है, लेकिन आप देखेंगे उन राज्यों में अवधारणा बदली हुई नज़र आएगी। हो सकता है जो यूपी के व्यक्ति के समाज के लोगों की अवधारणा हो वो एक केरला के व्यक्ति के समाज में जो है अवधारणा आपको बदली हुई नज़र आए। हम बात करेंगे 200 साल पहले अगर कोई कहता है कि औरतों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाएगा। देख रहे हैं आप, हमने आपको कहा है कि जैसे समय बदलता है तो आप देखेंगे क्या कि 200 साल पहले का मतलब है, आप अभी 200 साल बात छोड़ो, अभी 100 साल पहले की बात कर लो कि 100 साल पहले भी अगर कोई कह दे कि औरतों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो बड़ा अजीब माना जाता था। समाज के लोग उसे बड़ा अजीब नज़रों से देखते थे कि ये बड़ा अजीब आदमी है। ठीक है, इस समाज का व्यक्ति नहीं लग रहा है, कहीं और से आया है। ठीक है, आप देखेंगे आज सऊदी अरब को क्या है, सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार है। तो देखेंगे आज सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है। तो हम देखेंगे कि सऊदी अरब में भी वोट देने का अधिकार ना होना, आप जब लोकतांत्रिक भारत में हैं तो आपको लगेगा कि कैसा देश होगा सऊदी अरब, जहां लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, महिलाएं कब घर से निकलेंगी, कब आप देखेंगे और कैसे घर से निकलेंगी और कैसे उनके कपड़े होने चाहिए, ये भारत के समाज तय करता है। समाज का मतलब अब वो पूरा समाज, वो पूरा एक देश है, राजतंत्र है, शाह हैं, राजा हैं, तो वो तय करते हैं कि महिलाएं कैसे कपड़े पहनेंगी, क्या पहनेंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे और खुद जाएंगे अमेरिका तो आप देख सकते हैं उनकी आज़ादी को, तो उनके लिए कोई कानून नहीं है, लेकिन वो समाज के लिए वो एक कानून आवरण ओढ़े हुए हैं। तो आप देखेंगे भारत में भी आप जाएंगे तो आप जामा मस्जिद के जो बुखारी साहब हैं तो उनकी बेटी क्या है, रैंप पे हो सकता है अमेरिका में उतरकर क्या कर रही होगी, मॉडलिंग कर रही होगी, लेकिन वही भारतीय समाज के मुस्लिम महिलाओं के लिए वो फतवा जारी करते हैं कि ये भारतीय जो है हमारे धर्म के खिलाफ है। तो बड़ी अजीब अजीब संकल्पनाएं हैं। हमारा एक एग्जाम्पल है ऐसा। ठीक है, हम किसी धर्म का उल्लंघन या उसकी आवाज़ नहीं कर रहे हैं। तो देखेंगे 200 साल पहले, लेकिन अब क्या है, अब मुस्लिम अधिकार भी क्या है, महिलाओं को सम्मान शिक्षित देने के लिए राह पर आगे आने लगे हैं, उन्हें शिक्षा देने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि 200 साल पहले अगर आपसे कह दिया जाए कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो, या आप देखेंगे 200 साल पहले अगर कहा जा रहा है कि महिलाओं को पुनर्विवाह कर लेना चाहिए, तो हो सकता है महिला के साथ आपको भी जला दिया जाए। ठीक है, आज जो कहते हैं कि हम क्या हैं, समाज के वही लोग जो कभी महिलाओं को क्या है हे की दृष्टि से देखते थे, आज वो कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये किया है। आप देख सकते हैं कि आप कायदे और कानून भारतीय समाज में बनाने वाले कौन थे, और आज वही कहते हैं कि हमने महिलाओं के अधिकारों को जन्म दिया है। तो बड़ी अजीब विडंबना है भारतीय समाज की। ठीक है, एक तरफ वो अधिकार छीन रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो समाज को बता रहे होते हैं कि हमने ये अधिकार दिए हैं। तो यही भारतीय समाज है, जो एक पुरुषवादी संकल्पना है भारतीय समाज। ठीक है, पुरुषवादी है, पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं इसे। तो 200 साल पहले अगर कोई कहता था कि औरतों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता था। सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार ना होना ही बड़ा अजीब लगता है, जब समाज में मान्य कायदों को क्या है लिखित पढ़त में ला दिया जाए। अब बात देखिए, जो हमने अभी कहा ये समाज चल रहा था, मतलब हम उस दौर में हैं यहाँ जब क्या हुआ, व्यक्ति, परिवार और उनका कुनबा कह सकते हैं, कुनबा के साथ बनेगा समाज, समाज से बना क्या समुदाय, और जब समुदाय बना सभी के अपने, जब व्यक्ति था तो स्वतंत्र था। आप देखेंगे, आप कहाँ जाएंगे प्राचीन सभ्यता में मानव विकास की, तो आप जाएंगे ठीक है किससे, पूरा पाषाण काल में। तो हम पूरा पाषाण काल से आपको बता रहे हैं व्यक्ति की संकल्पना और कानूनों के विकास के संदर्भ में। तो देखेंगे फिर परिवार आता है, कुनबा आता है, कुनबा के बाद समाज आता है, समाज के बाद आप देखेंगे क्या समुदाय आएगा, समुदाय के बाद आप देखेंगे राज्य आएगा। ठीक है, राज्य आएगा मतलब समुदाय, समुदाय मतलब बहुत कुनबा बने होंगे, तो बहुत सारे कुनबा हुए होंगे, एक नहीं फिर कई कुनबों का जन्म हुआ होगा, उन कुनबों से मिलकर एक समाज बना होगा, फिर बहुत सारे समाजों का निर्माण हुआ होगा, उन समाजों से एक समुदाय का निर्माण हुआ होगा, और एक समुदाय फिर समुदायों से कई सारे समुदायों का निर्माण हुआ होगा, फिर एक राज्य की संकल्पना बन के आई, जिसे आगे चल के हम देखेंगे राष्ट्र राज्य आधुनिक तंत्र में बन के आई। तो ये समय के साथ साथ, स्थान के साथ साथ सभी अवधारणाएं बदलती रहीं। आप 200 साल पहले जो चीज़ सोच रहे थे, आज वो आपको लगेगा कि कैसा उस समय का समाज रहा होगा। और आज हम जब लोकतंत्र में हैं तो सऊदी अरब के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे वहाँ के लोग जीवित रहते होंगे कि घरों में, तो आप देखेंगे लेकिन ऐसा नहीं है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ अधिकार वहाँ भी लोकतंत्र की संस्थाओं का क्या है विकास हो रहा है। धीरे धीरे वो अपनी महिलाओं को अपने क्या है पुरुषों के साथ साथ अधिकार देने लगे हैं, या चुनाव प्रक्रिया में महिलाएं भाग लेने लगी हैं। तो समय के बदलते के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं। आगे इसी चीज़ की हम चर्चा करेंगे कि जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़त में ला दिया जाए, अब जब इन चीज़ों को स्थान दे दिया गया, समाज बना, समुदाय बना और राज्य बन गया। अब राज्य बना तो इनके लिए क्या है एक व्यवस्था हुई, सरकार का निर्माण हुआ, सरकारों का निर्माण हुआ, तो क्या हुआ आपको वोट देने के लिए व्यवस्था हुई, लोकतंत्र का विकास होता है। जब राज्य स्टेट की संकल्पना आप देखेंगे एथेंस से जन्म होती है, उसी के साथ आप देखेंगे लोकतंत्र डेमोक्रेटिक चीज़ों की बात होने लगी, और धीरे धीरे विश्व में क्या है पूरे विश्व में लोकतंत्र की अवधारणाओं का विकास होने लगा। आप देखेंगे प्राचीन जो किंगडम थे या एशियन टाइम के किंगडम थे, उनमें भी जो मंत्रिपरिषद थी वो भी कहीं कहीं आपको दिखेगी क्या है एक लोकतंत्र पर आधारित थी। लोग मिलजुल कर फैसला लेते थे, सिर्फ राजा का ही फैसला अंतिम होता था, लेकिन राजा का फैसला अंतिम जरूर होता था, लेकिन राजा लोकतांत्रिक नियमों का पालन करता था। तो आप देखेंगे तो उनको असली ताकत मिलती है जब समाज के कायदे कानून लिखत पढ़त में ला दिए गए। समाज का मतलब जब समुदाय कानून बना वो तो एक संविधान बन गया, तो एक संविधान बन गया। यही संविधान के तहत आप देखेंगे कानूनों का निर्माण होगा। ठीक है, कानून का निर्माण हो गया और इन्हीं लिखत पढ़त में ला दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं तो उनको असली ताकत मिल जाती है, इसके बिना वे प्राकृतिक और नैतिक अधिकार रह जाते हैं। तो आप देखेंगे इसके बिना ताकत वो प्राकृतिक और नैतिक अधिकार, मतलब कुछ अधिकार आपको जो प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं जैसे जन्म के साथ अधिकार मिले हैं कि, और कुछ नैतिक अधिकार जो आपको
क्या है परिवार से मिलते हैं संस्कार के रूप में, तो आप देखेंगे। और संविधान के से आप क्या है नैतिक रूप से जब बन जाते हैं, जब दूसरे के अधिकारों के आप आदर्श रूप में उनका क्या करते हैं सम्मान करते हैं, तो आप एक नैतिक अधिकार के रूप में रह जाते हैं। उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, ठीक है। पर आप इसे हटा सकते हैं, इस लाइन को गलती से आ गया है। आप देखेंगे वे इसके भरोसे किसी व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस नैतिक अधिकार के रूप में, तो नैतिक अधिकार के रूप साथ अगर आपके हनन होता है तो आप किसी व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि ये नैतिक रूप से गलत है, ऐसा है। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ये कानूनी रूप से गलत है। जब कानूनी रूप से गलत होगा तो क्या होगा, ये गलत है। नैतिक रूप से गलत का मतलब है आप कोई किसी को क्या है किसी की आलोचना ऐसे नहीं करेंगे, किसी को कुछ ऐसा नहीं करेंगे, कोई कार्य ऐसा नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे जब कानून कुछ दावों का मान्यता दे दे, ठीक है, दावों का मान्यता दे दे कानून, तो क्या होगा वो कानून बन जाते हैं। जब कानून कुछ दावों को मान्यता दे दे तो वो कानूनी अधिकार हो जाते हैं दावे। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते तो इनका उल्लंघन करते हैं। अन्य नागरिकों की बात होगी तो आप देखेंगे या सरकार अधिकारों का आदर नहीं करते तो उल्लंघन मतलब मौलिक अधिकारों की बात हो रही है आपके, कि मौलिक अधिकार जो हैं आपके जो अधिकार हैं, तो आप देखेंगे अगर नागरिक और सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते हैं तो आप देखेंगे इनका उल्लंघन करते हैं, तो इसे हम अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। तो आप देखेंगे कि हम इसे अपने अधिकारों का क्या है हनन कहते हैं, क्योंकि आप क्या है उल्लंघन हो रहा है, नागरिक या सरकार इनका आदर नहीं कर रहे हैं तो आपके अधिकार हनन हो रहे हैं। एक नागरिक का हनन अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप देखेंगे कोई ना कोई इनका अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। सरकार अगर इनके अधिकारों का हनन कर रही है तो आप देखेंगे क्या है आपके सभी के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके तहत ही आप ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो आप देखेंगे ऐसी स्थिति आएगी जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या है नागरिक अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो यह इसमें 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक। आप देख सकते हैं कि नागरिक अदालत का अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आपको बताया हमने कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। व्यवस्थाएं हैं अलग अलग रिव्यू की, तो आप इसे देख सकते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 आप जाएंगे तो इसे देख सकते हैं। इसलिए हम अगर किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। अधिकार लोगों के तार्किक दावे, ठीक है। आप देखेंगे पहला है अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है, ठीक। आप देख सकते हैं संदर्भ में कि अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालत द्वारा मान्यता मिली हुई होती है, ठीक। इस चीज़ में आप देख सकते हैं कि उसमें ये 3 बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। तो इन 3 बुनियादी चीज़ों की बात की गई है कि अधिकार क्या है लोगों के तार्किक दावे हैं। हम इस पहले तार्किक की बात करेंगे। दूसरे, इन्हें समाज से क्या होगा स्वीकृति मिली होनी चाहिए, ठीक। समाज का मतलब आप देखेंगे, और जब समाज से किसी की अधिकारों की स्वीकृति मिल जाती है तो आप कानून के निर्माण की मांग कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे भारतीय संविधान के कई मूल अधिकारों को क्या है बाद में जोड़ा गया, जैसे शिक्षा पाने का अधिकार और अन्य अधिकारों को, जैसे आप देखेंगे क्या है आपके जो बाद के संशोधनों के साथ सुप्रीम कोर्ट में कुछ समाज से स्वीकृति मिली, मतलब समाज ने ऐसी मांग उठाई कि हमें इसे मूल अधिकार के रूप में मिलना चाहिए। फिर सरकार ने उस पर या सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में उसे मूल अधिकार घोषित कर दिया, या अपनी स्वेच्छा या अपनी गाइडलाइन या किसी मुकदमे में किसी व्याख्या करते समय उन्होंने कहा ये लोगों के मूल अधिकार हैं। कानूनी लड़ाई किसी और अधिकारों के लिए थी, लेकिन जब उस पर वाद विवाद का दौर चला तो आप देखेंगे किसी और मूल अधिकार का वहाँ जन्म हो गया। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में
अदालतों द्वारा मान्यता मिली हुई होती है। मतलब जब समाज द्वारा स्वीकृति मिली होगी तो स्वीकृति मिलने के बाद आप अदालत जाएंगे, अदालत में उसे मान्यता मिल जाए और अदालत से मान्यता मिलते ही वो कानूनी या मौलिक अधिकार आपको मिल जाता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट या अपना न्यायपालिका किसी समाज से स्वीकृति कानून को वर्का है या जैसे दावों पर अपनी मान्यता दे दे कि ये सही है, तो वो कानून ये बनाना पड़ता है उस पर सरकार को, या वो मूल अधिकार के रूप में भारत के संविधान में शामिल कर दिया जाता है। वो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो ऐसी बातें। इसके साथ ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे, लोकतंत्र में अधिकारों की क्या क्या ज़रूरत है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड बाय बाय। ये क्या कह रहा है?